नमस्कार। आपका अखबार पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, पक्षपात, ये तीन बीमारियां हैं जो इस देश की राजनीति को घुन की तरह खा गई हैं और खा रही हैं अब भी। इन बीमारियों की शुरुआत कैसे हुई, कहां से इनका उद्भव कैसे हुआ, इसके बारे में लिखा है। बहुत विस्तार में तो नहीं, लेकिन संक्षेप में लिखा है मशहूर पत्रकार दुर्गादास ने अपनी किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। इस किताब में लिखा है कि कैसे जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को अपनी राजनीतिक विरासत सौंपने के लिए तैयार किया और उसके लिए उन्होंने पार्टी का कैसे इस्तेमाल किया, पार्टी में अपने प्रभाव का कैसे इस्तेमाल किया। दुर्गादास ने एक किस्से का जिक्र किया। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हो रहा था। नागपुर अधिवेशन में अचानक घोषणा की गई कि इंदिरा गांधी कांग्रेस की अगली अध्यक्ष होंगी। सब लोग हैरत में थे, सब चकरा गए कि हो क्या गया, क्योंकि कुछ उससे पहले ही एस निजलिंगप्पा जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे उनको अध्यक्ष के रूप में चुना जा चुका था। तो निजलिंगप्पा को क्यों हटा दिया गया, क्यों इंदिरा गांधी को चुन लिया गया, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन नेहरू का प्रभाव ऐसा था, असर ऐसा था, वो उनका दबदबा ऐसा था कि कोई कुछ बोला नहीं। इंदिरा गांधी, अब देखिए ये परिवार जो है दो तरह का खेल खेलता है, परिवारवाद, वंशवाद, पक्षपात, भ्रष्टाचार, सबको स्वीकार भी करता है और एक मॉरल हाई ग्राउंड लेकर हमेशा तैयार रहता है। तो इंदिरा गांधी ने दुर्गादास को बताया कि मैं चाहती नहीं थी कांग्रेस अध्यक्ष बनना, मैंने जाकर नेहरू जी से कह दिया कि मैं अध्यक्ष नहीं बनना चाहती हूँ। तो अब देखिए, इसके बाद ये नहीं कहा है कि नेहरू जी ने क्या कहा, इसका कोई जिक्र नहीं है। फिर उसके बाद जिक्र आता है यूएन ढेबर का, जो तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष थे। उनको जब पता चला तो उनको किससे पता चला भगवान जाने। उनको पता चला तो उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा, अगर आप ये कदम उठाएंगी तो इसका संदेश ये जाएगा कि आप अध्यक्ष पद का दायित्व निर्वहन करने के योग्य नहीं समझती अपने को, और इसका बड़ा बुरा असर होगा। और इंदिरा गांधी मान गई। इतनी सी बात कहनी थी और इंदिरा गांधी मान गई। और यही यूएन ढेबर हैं जिन्होंने अपनी ओर से इंदिरा गांधी को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में नॉमिनेट कर दिया। उसके बाद उनको अध्यक्ष बना दिया गया। इंदिरा गांधी ने पार्टी की कमान संभालने के बाद बॉम्बे स्टेट का डिवीज़न कराया, 2 राज्य बनवाए, गुजरात और महाराष्ट्र, नेहरू जी को मनाकर। कहीं इसमें कैबिनेट नहीं आ रहा है, कहीं कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सवाल नहीं आ रहा है, कहीं इसमें पार्लियामेंट्री पार्टी का सवाल नहीं आ रहा है, कहीं इसमें कांग्रेस के अधिवेशन का सवाल नहीं आ रहा है। ये पिता और पुत्री के बीच में सब कुछ हो रहा है। उसके अलावा केरल में पहली कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त करवा दिया। किस आधार पर? कि ये इस सरकार की नीतियां संविधान और जनतंत्र की विरोधी हैं। अब इसका फैसला कौन करे? कहीं अदालत में तो हुआ नहीं। ये ऐसा लगा इंदिरा गांधी को, इसलिए उन्होंने सरकार को बर्खास्त करवा दिया। दरअसल हो ये रहा था कि उस समय EMS नंबूदिरीपाद जो है मुख्यमंत्री थे केरल के, और वो खास तौर से एजुकेशन के सेक्टर में इतने बड़े रिफॉर्म कर रहे थे जिससे कांग्रेस की लोकप्रियता घट रही थी, कांग्रेस का जनाधार घट रहा था, कांग्रेस के लिए खतरा पैदा हो रहा था। उसको रोकने के लिए जब उसको और कोई किसी तरीके से नहीं रोक पाई कांग्रेस पार्टी, तो इंदिरा गांधी ने उस सरकार को ही बर्खास्त करवा दिया। 356 का इस्तेमाल उसके लिए कांग्रेस पार्टी जो है उसने कभी संकोच नहीं किया। अपनी विरोधी सरकार चाहे जितने बड़े मैंडेट से आई हो या छोटे मैंडेट से आई हो, इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और जो देश में जो नगाड़ा पीटा जाता है कि इस देश में जवाहरलाल नेहरू से बड़ा डेमोक्रेट कोई नहीं हुआ, वो जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इस प्रस्ताव को कैबिनेट से पास कराने में कोई संकोच नहीं किया। कि उन्होंने कभी सवाल का जवाब नहीं दिया कि एक चुनी हुई सरकार क्यों बर्खास्त कर दी गई, क्या गलती थी उसकी और उसका क्या जस्टिफिकेशन था। देखिए, इंदिरा गांधी की कामकाज की शैली और नेहरू की कामकाज की शैली में भी अंतर था। नेहरू का ये मानना था, उनकी नीति थी, जो ऑर्गेनाइजेशनल विंग है पार्टी की, उसको पार्लियामेंट्री विंग से दूर रहना चाहिए, उसका प्रभाव जो है पार्लियामेंट्री विंग पर नहीं होना चाहिए, उसका कंट्रोल नहीं होना चाहिए। इंदिरा गांधी इसके ठीक उल्टा मानती थी। वो सोवियत संघ का दौरा करके आ चुकी थी और उन्होंने एक बयान दिया कि
पता नहीं कब भारत में ऐसा होगा कि जो सरकार में अक्षम मंत्री हैं उनको निकालने का अधिकार पार्टी को मिलेगा। और इसी मुद्दे पर आचार्य जेबी कृपलानी जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ दिया। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और पक्षपात, ये तीनों बीमारियां ऊपर से आती हैं, नीचे से नहीं। और उनका इशारा किसकी ओर था, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा स्पष्ट है। सीधा उनका आक्रमण जवाहरलाल नेहरू पर था। वो जवाहरलाल नेहरू जो उनके बड़े करीबी थे, वो जवाहरलाल नेहरू जिनको प्रधानमंत्री बनाने में जेबी कृपलानी की भी भूमिका थी। लेकिन वो लोग सिद्धांतवादी लोग थे, सिद्धांतों से जल्दी समझौता नहीं करते थे। उन्होंने इसका विरोध किया और इसके विरोध में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तो जब इंदिरा गांधी को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर बनाया गया, फिर अध्यक्ष बनाया गया, तो कांग्रेस के लोगों को, वरिष्ठ नेताओं को समझ में आने लगा कि नेहरू अपना राजनीतिक वारिस तैयार कर रहे हैं और वो उनकी जो राजनीतिक विरासत है वो इंदिरा गांधी को मिलेगी, उनको इस तरह से वो ग्रूम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद देखिए, परसेप्शन, मैं बार बार जो बात कहता हूँ, परसेप्शन बड़ा महत्वपूर्ण होता है, रियलिटी पर भी भारी पड़ता है। परसेप्शन ये आज तक बना हुआ है कि नेहरू जैसा डेमोक्रेट तो कोई हुआ ही नहीं। बाकी सभी पार्टियों के नेता जो हैं वो डेमोक्रेसी में यकीन नहीं करते, वो डिक्टेटरशिप में यकीन करते हैं। सिर्फ नेहरू ऐसे नेता थे देश में जिनका यकीन डेमोक्रेसी पर कभी डिगा नहीं। हालांकि उन्होंने कभी डेमोक्रेसी के अनुसार काम किया हो, ये अगर उनके कामकाज, उनके फैसलों को देखें, अब अपने परिवार को बढ़ाने, अब अपने परिजनों के प्रति पक्षपात का रवैया उनका देखें तो आपको बड़ी निराशा होगी। लेकिन ये इसको दिखाया नहीं जाता, पेश वो किया जाता है जिससे इस परिवार की छवि और उजली हो, जिससे इस परिवार की छवि और बेहतर हो और अच्छी बने। लोगों के बीच में ये संदेश जाए कि अगर इस देश को कोई बचा सकता है, इस देश में डेमोक्रेसी को कोई बचा सकता है, इस देश में भ्रष्टाचार को कोई रोक सकता है, भाई भतीजावाद को कोई रोक सकता है, तो यही परिवार है। जबकि ये परिवार इन सब बातों के ठीक उलट काम करता है। लेकिन परसेप्शन की लड़ाई में वो हमेशा जीतता रहा है और अब भी जीत रहा है। दुर्गादास लिखते हैं कि नेहरू को ये लगने लगा था कि वो अपने जीवन काल में इंदिरा गांधी को अपनी गद्दी नहीं सौंप पाएंगे, तो उनको एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उनके बाद इंदिरा गांधी का ख्याल रख सके और उनको आगे बढ़ा सके। ऐसे में उनकी नज़र थी लाल बहादुर शास्त्री पर, और लाल बहादुर शास्त्री ने ये काम किया भी। वह है कि 1962 के चीनी आक्रमण के बाद नेहरू ने समझ लिया था कि उनका अंतिम समय नज़दीक आ रहा है। राजनीतिक रूप से कह रहा हूँ, शारीरिक रूप से उनको पता था नहीं पता था मुझे नहीं मालूम। और उन्होंने धीरे धीरे इंदिरा गांधी को दायित्व सौंपना शुरू कर दिया। उन्होंने सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, सारे चीफ मिनिस्टर्स और सीनियर लीडर्स को ये संदेश दे दिया, ये कह दिया कि मुझ तक जो बात आपको पहुंचानी हो वो इंदिरा गांधी के थ्रू पहुंचाएं। तो इंदिरा गांधी पॉइंट पर्सन बन गई नेहरू जी तक बात पहुंचाने की। अब आप समझिए, एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी तैयार हो गई। शास्त्री जी को ये मौका लगा कि अपनी नीतियों, अपने सिद्धांत के बारे में, अपनी नीतियों कार्यक्रमों के बारे में नेहरू जी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अच्छा माध्यम है इंदिरा गांधी, उसका उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी का भरोसा शास्त्री जी पर बढ़ गया। जब नेहरू जी की मौत हुई, उसके बाद जब प्रधानमंत्री पद की बात आई तो लाल बहादुर शास्त्री इंदिरा गांधी और डीपी मिश्रा से मिले। अब ये दुर्गादास ने सीधे सीधे लिखा नहीं है, लेकिन उनकी बातों से ऐसा लगता है कि शायद शास्त्री जी चाहते थे कि नेहरू जी की मौत के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हो जाए। लेकिन उन्होंने लिखा है कि डीपी मिश्रा ने ये भूमिका 18 महीने बाद बड़ी कामयाबी से निभाई। उसका किस्सा आगे बताता हूँ क्या हुआ। तो इंदिरा गांधी का विश्वास जब शास्त्री जी पर बढ़ा और जवाहरलाल नेहरू को भी एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी, उनको शास्त्री जी ही उस रूप में नज़र आए, तो शास्त्री जी को फिर से कैबिनेट में शामिल कर लिया गया, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो के तौर पर। आपको मालूम होगा कि कामराज प्लान के तहत शास्त्री जी का भी इस्तीफा हुआ था। कामराज प्लान आपको कई बार बता चुका हूँ, संक्षेप में 2 लाइन में फिर बता देता हूँ। कामराज प्लान के तहत कामराज उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे
और नेहरू जी का हाथ मजबूत करने के लिए ये योजना बनाई गई नेहरू जी के करीबियों द्वारा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के जितने मंत्री हैं और मुख्यमंत्री वो सब इस्तीफा दें और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लोग इस्तीफा दें और उसका फिर से पुनर्गठन होगा और नेहरू के मुताबिक होगा। नेहरू को ये कदम नहीं उठाना पड़ा कि किसी को निकालें, वो अपने आप जिनको निकालना था उनको पुनर्गठन में शामिल नहीं किया गया। शास्त्री जी उसमें बाहर हो गए थे, उनको फिर से वापस ले लिया गया। नेहरू जी की मौत के बाद पहला फ़ोन इंदिरा गांधी ने शास्त्री जी को किया। शास्त्री जी का नाम प्रधानमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे था। उनके प्रतिद्वंदी के रूप में मोरारजी देसाई थे। शास्त्री जी और कुछ दूसरे लोगों ने इंदिरा गांधी के सामने ये प्रस्ताव रखा कि वो मोरारजी देसाई को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने का प्रस्ताव दे दें, वो आपके साथ आ जाएंगे, आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये बात जब मोरारजी देसाई के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री की जगह इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद के रूप में देखने का कोई औचित्य ही नहीं है, और उन्होंने इस प्रस्ताव को सिरे से नकार दिया। तो शास्त्री जी प्रधानमंत्री बन गए। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी और शास्त्री जी के संबंध पहले जैसे नहीं रह गए। इंदिरा गांधी को शिकायत ये थी कि उनको उम्मीद ये थी, इस वजह से शिकायत थी कि प्रधानमंत्री बनने के बाद हर बड़े फैसले में, हर महत्वपूर्ण फैसले में, नीतिगत फैसले में शास्त्री जी उनकी सलाह लेंगे और उनकी सलाह के मुताबिक काम करेंगे। शास्त्री जी को लगने लगा था कि उनको अगर अपनी इंडिपेंडेंट छवि बनानी है, स्वतंत्र छवि बनानी है पार्टी में, पार्टी के बाहर, लोगों के बीच में, तो ये इस संदेश को रोकना होगा, इस छवि को तोड़ना होगा कि वो इंदिरा गांधी पर निर्भर है। इसलिए उन्होंने इंदिरा गांधी से एक हल्की सी दूरी बना ली। और इसका उदाहरण दुर्गादास ने दिया है। सबसे बड़ा उदाहरण जो है कि 1965 में जब कॉमनवेल्थ प्राइम मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उससे पहले शास्त्री जी बीमार पड़ गए, तो उनको देखने के लिए कई कैबिनेट मिनिस्टर मिलने के लिए जाना चाहते थे, सबको मना कर दिया गया। इंदिरा गांधी भी जाना चाहती थी, उनको भी शास्त्री जी के यहाँ से मना कर दिया गया। इस तरह से दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे बढ़ने लगी। उस समय चर्चा ये भी थी कि इंदिरा गांधी को मंत्रिमंडल से हटाकर उनको लंदन में हाई कमिश्नर बना दिया जाएगा, लेकिन ये सब चर्चा ही रही, ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब आप देखिए, असली खेल हुआ जब शास्त्री जी का निधन हो गया और फिर से सवाल आया प्रधानमंत्री बनने का। उस समय पिछली बार जब नेहरू जी का निधन हुआ था, उस समय कामराज का प्लान काम आया। उन्होंने कहा कि कंसेंसस से जो भी फैसला हो सर्वसम्मति से हो, आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए, इससे पार्टी कमज़ोर होगी। इस समय इस बार भी कामराज सबसे एक्टिव थे, वो इंदिरा गांधी के साथ थे। वो इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, वो मोरारजी देसाई के खिलाफ थे, शायद ये कहना ज़्यादा ठीक होगा। हालांकि ये अलग बात है कि बाद में कामराज ने खुद माना कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाकर उन्होंने गलती की, पाप किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये पाप किया, लेकिन समय तो लौट कर आता नहीं। तो जब चुनाव का समय आया तो इस बार मोरारजी ने कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे, चुनाव मैदान से नहीं हटेंगे। कामराज उस समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उनकी वजह से कई केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री साथ आ गए इंदिरा गांधी के समर्थन में। और इंदिरा गांधी का जब चुनाव हुआ पार्लियामेंट्री पार्टी, देखिए किसी भी दल में, कहीं भी, जहाँ भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर का चुनाव सांसद करते हैं, चुने हुए सदस्य। भारत की बात करें तो लोकसभा सदस्य ही चुन सकते हैं पार्लियामेंट्री पार्टी का लीडर। उसको प्रधानमंत्री अगर बनना है, उसकी मेजॉरिटी है तो। राज्यसभा के सदस्य भी इसमें शामिल नहीं होते। लेकिन इंदिरा गांधी के चुनाव में न केवल लोकसभा के सदस्य, मुख्यमंत्री और उसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल हुए। इस बात पर सवाल उठा, काफ़ी विवाद हुआ कि भाई पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में ये लोग कैसे आए। तो कहा यह जाता है, जो दुर्गादास ने भी इंडिकेट किया है, कहा यह जाता है कि अगर सिर्फ लोकसभा सदस्यों की बैठक होती, उसमें वोट पड़ता, तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन जाते, इंदिरा गांधी नहीं बन पाती। तो इंदिरा गांधी को बनवाने के लिए प्रधानमंत्री ये व्यूह रचना की गई कि उस पार्लियामेंट्री पार्टी का आकार ही बढ़ा दो, ऐसे लोगों को शामिल करा दो जो इंदिरा गांधी के समर्थक हों। लेकिन जैसा कि होता है कि पद पर आने के बाद लोगों के व्यवहार में बदलाव आ जाता है।
वो कामराज जिनके कंधे पर चढ़कर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद तक पहुंची, प्रधानमंत्री बनने के बाद कामराज से उनके संबंध बिगड़ने लगे, उनके आपसी मतभेद बढ़ने लगे। ख़ास तौर से जब रुपए के डिवैल्यूएशन का फैसला किया इंदिरा गांधी की सरकार ने, उस समय कामराज बहुत नाराज़ थे। उनके साथ साथ बहुत से वरिष्ठ मंत्री भी नाराज़ थे, लेकिन नाराज़ तो वो उस समय भी हुए थे जब जवाहरलाल नेहरू ने 1962 के चीनी आक्रमण के बाद ये फैसला किया कि उन तक जो बात पहुंचानी है तो वरिष्ठ मंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब लोग इंदिरा गांधी के जरिए पहुंचाएं। तब भी लोगों ने दबे छुपे सवाल उठाया था, सिर्फ खुलकर कोई नहीं बोला था, दबे छुपे सवाल उठाया था कि हमने मेहनत की है, हमने सेक्रीफाइस किया है, तब यहाँ तक पहुँचे। ये कौन है, ये महिला, ये लड़की कौन है जो जिसके पास जाकर हम दरबार लगाएं। तो नेहरू ने अपनी बेटी के यहाँ वरिष्ठ मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों का दरबार लगवाया, इससे कोई उनको रोक नहीं पाया। ये नेहरू की ताकत थी। वही काम इंदिरा गांधी ने किया। जब उनको ताकत मिली, उन्होंने कामराज का पत्ता सबसे पहले काटा। जितने लोग उनको प्रधानमंत्री बनाने में सहायक थे और अपनी कोई इंडिपेंडेंट राय रखते थे, वो सब धीरे धीरे बाहर हो गए। उनकी किचन कैबिनेट बनी। किचन का कैबिनेट यानी चौकड़ी, जिसमें फूड और सिविल सप्लाईज के मिनिस्टर सुब्रमण्यम उसके सदस्य थे, अशोक मेहता थे और दिनेश सिंह। ये लोग थे जिनकी सलाह पर इंदिरा गांधी चलती थी, जिसकी वजह से पार्टी के अंदर बड़ा असंतोष था। लेकिन फिर सवाल वही था कि पार्टी में ये छवि बनाई गई, ये इम्प्रेशन बनाया गया, ये धारणा बनी कि नेहरू की बेटी होने के कारण वोट दिलाने की क्षमता इंदिरा गांधी में ही है, इसलिए इंदिरा गांधी को हटाना पार्टी के जनाधार को खतरे में डालना होगा। और इंदिरा गांधी ने जो जो चाहा वो किया। इमरजेंसी से लेकर क्या क्या किया आपको सब मालूम है। तो वंशवाद की शुरुआत और वंशवाद का ढांचा कैसे तैयार किया जाएगा, इसका उदाहरण पेश किया जवाहरलाल नेहरू ने। आप अपने देश की सभी रीजनल पार्टी जो वंशवाद पर चल रही हैं, उनको उठाकर देखिए कैसे अपने बेटे बेटी को विरासत सौंपी गई है। अगर उसका अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि तरीका ठीक वही है जो नेहरू जी ने अपनाया। तो नेहरू जी ने वंशवाद की एक टेम्पलेट तैयार की, जिसका अनुकरण इस देश की तमाम रीजनल पार्टीज ने किया और अभी तक कर रही है। इस वंशवाद को, इस भाई भतीजावाद को, इस भ्रष्टाचार को भेदने के लिए किसी एक व्यक्ति की ज़रूरत है जो देश के राजनीतिक परिदृश्य पर आ चुका है, और उसका नाम है नरेंद्र मोदी। वो शेर है ना, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो अभी तो शुरुआत है, देखिए क्या होता है वंशवाद के खिलाफ, भाई भतीजावाद के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।